हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के एक नए यूनिट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस यूनिट्स में हमने क्या क्या देखा। पहला डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग खत्म कर चुके हैं, कॉलम्स खत्म कर चुके हैं। अब हम तीसरा यूनिट, हम मतलब आपके सिलेबस के अनुसार ये दूसरा यूनिट है, बट हम कितना यूनिट पढ़ा चुके हैं? 2 यूनिट पढ़ा चुके हैं। ये हमारा तीसरा यूनिट है ना। तो प्यारे बच्चों, हमारा सिलेबस बहुत ही आगे है और बहुत ही अच्छे टाइम पे खत्म हो जाएगा, जिससे आपको रिवीजन करने का भी टाइम मिलेगा। और प्यारे बच्चों, हम लोग बार बार आपको लाइव क्लास भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप डाउट क्लास, जितना भी डाउट हो न्यूमेरिकल में, वो सारा डाउट आप लाइव क्लास के दौरान आप क्या कर सकते हैं, अपना क्लियर कर सकते हैं। हर सैटरडे संडे प्यारे बच्चों लाइव क्लास चल रहे हैं, आप इसका एंजॉय भी कर रहे हैं। कोई नए स्टूडेंट है जो एडमिशन हमारे पास सिविलियन क्लासेस में नहीं लिए हैं, जो परचेज कोर्स को नहीं किए हैं, वो भी डाउट के लाइव क्लास में जुट सकते हैं। अगर उनको जुटना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पे कैसे जुटना है वो आपको पता चल जाए। उसको वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्जेज नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो देखिए प्यारे बच्चों, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन समझने से पहले थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, मान लेते हैं ये आपका कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है। मान लेते हैं ये आपका कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये आपका कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है ना। अब इस बीम पर एक सेंटर पर एक सेंट्रल लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है W, ठीक है ना। ये डिस्टेंस है आपका प्यारे बच्चों L/2 और L/2, मतलब सेंटर पे लग रहा है एकदम। ये डिस्टेंस भी L/2 है और ये डिस्टेंस भी आपका L/2 है, एकदम सेंटर पे लग रहा है प्यारे बच्चों। अब ये बताइए, लोड जो है सेंटर पे लगने के कारण ये बीम क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। मान लेते हैं ये बीम जो है इस प्रकार डिफ्लेक्ट कर गया। इस प्रकार से क्या किया? जो ये डिफ्लेक्टेड बीम है, हम क्या बोले, हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर एक सेंटर पर एक कंसंट्रेटेड लोड, एक पॉइंट लोड लग रहा है। इस पॉइंट लोड लगने के कारण आपका बीम क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। इस डिफ्लेक्टेड बीम को कहते हैं इलास्टिक कर्व। ये जो कर्व बनाया है उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिक कर्व, या हम इसको बोलेंगे डिफ्लेक्टेड कर्व। क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्टेड कर्व। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, लोड, एक्सटर्नल लोड लगाने के बाद आपका जो बीम डिफ्लेक्ट किया है, उस कर्व को, जो कर्व बनाया है, उसको बोलेंगे डिफ्लेक्टेड कर्व, या बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम उसका है इलास्टिक कर्व। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्या दिख रहा है कि पहले जो इनिशियल पोजीशन था आपका बीम का, ये था, ये आपका था इनिशियल पोजीशन, ये था आपका इनिशियल पोजीशन बीम का, ये था आपका इनिशियल पोजीशन। अब वो डिफ्लेक्ट होकर अपना पोजीशन चेंज कर दिया, तो जो वर्टिकल चेंज हुआ, जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन हुआ, यही आपका कहलाएगा डिफ्लेक्शन। तो पहले बच्चों हम क्या बोले थे? जो डिफ्लेक्ट हुआ उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिक कर्व कहेंगे या डिफ्लेक्टेड कर्व कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, बीम का जो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम था, इसका इनिशियल पोजीशन ये था, है ना, और ये आपका कहलाएगा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस भी कहलाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, उसका जो इनिशियल पोजीशन था वो चेंज होकर कुछ और पोजीशन हो गया, ठीक है ना। तो इसका फाइनल पोजीशन ये डिफ्लेक्टेड कर्व बन गया। तो देखिए प्यारे बच्चों, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कुछ ना कुछ वर्टिकल डिस्टेंस है। यही वर्टिकल डिस्टेंस जो कहलाएगा वो कहलाता है डिफ्लेक्शन। मतलब इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस या ये है, इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस ये है। तो ये जितना भी पॉइंट है, मान लीजिए ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, ये आप मान लेते हैं इसका y3 है, ये आपका y4 है। तो ये सब क्या है? y1, y2, y3, y4, ये सब क्या है? वर्टिकल डिफ्लेक्शन है बीम का। तो यही वर्टिकल डिफ्लेक्शन आपका कहलाएगा डिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगा? डिफ्लेक्शन। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस देख रहे हैं आपका बीम का, यही कहलाएगा आपका डिफ्लेक्शन। ठीक है ना। तो डिफ्लेक्शन, मान लीजिए ये पॉइंट अगर हम मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D, E, F, G, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। तो प्यारे बच्चों, हम क्या देख रहे हैं? पॉइंट D का आपका डिफ्लेक्शन है y1, पॉइंट E का आपका डिफ्लेक्शन है y2, पॉइंट C का आपका डिफ्लेक्शन है y, एंड पॉइंट F का आपका डिफ्लेक्शन है y3, पॉइंट G का आपका डिफ्लेक्शन है y4। मतलब जिस पॉइंट का आपका डिफ्लेक्शन निकालना है, उस पॉइंट का
वर्टिकल डिस्टेंस देख लेना कि कितना पोजीशन चेंज हुआ है, वो कहलाएगा आपका डिफ्लेक्शन। तो अगर हम डिफ्लेक्शन का डिफिनीशन दें, अगर हम डिफ्लेक्शन का डिफिनीशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डिफ्लेक्शन का डिफिनीशन पे बच्चों बोलेंगे इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज द vertical distance of the beam measured before and after loading, मतलब क्या बोले? आपका डिफ्लेक्शन क्या वर्टिकल डिस्टेंस है, कब मीजर करना है? जब आपका बीम विदाउट लोड है, मतलब लोड लगने से पहले और लोड लगने के बाद। तो लोड लगने के पहले तो बीम आपका ऐसे रहेगा प्यारे बच्चों, और लोड लगने के बाद आपका बीम ये हो गया। तो लोड लगने से पहले और लोड लगने के बाद का जो बीम का पोजीशन है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वो क्या कहलाएगा? डिफ्लेक्शन। प्यारे बच्चों डिफ्लेक्शन क्या बोलेंगे? इट इज डिनोटेड बाई। डिफ्लेक्शन को हम लोग डिनोट करेंगे बाई से, इट इज डिनोटेड बाई। ठीक है ना, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इट इज डिनोटेड बाई। हम क्या बोले? बीम तो शुरू में क्या होगा? स्ट्रेट इन पोजीशन होगा इनिशियल में। तो इनिशियल पोजीशन के बाद जब उस पर हम एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तो बीम का जो शेप होता है वो क्या हो जाता है? चेंज करता है और वो डिफ्लेक्टेड कर्व बदल जाता है, डिफ्लेक्टेड कर्व में बदल जाता है। वही डिफ्लेक्टेड कर्व आपका कहलाता है इलास्टिक कर्व। तो हम डिफ्लेक्शन क्या बोले? इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द बीम मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर द लोडिंग, मतलब लोडिंग के पहले तो बीम स्ट्रेट था और लोडिंग के बाद ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वही आपका डिफ्लेक्शन कहलाएगा। पहले बच्चों इस चैप्टर में हम डिफ्लेक्शन को बाई से डिनोट करेंगे। क्या चीज से डिनोट करेंगे? बाई से डिनोट करेंगे। तो पहले बच्चों डी के पास आपको डिफ्लेक्शन दिखा बाई 1, ई के पास डिफ्लेक्शन दिखा बाई 2, सी के पास आपको डिफ्लेक्शन दिखा बाई, एफ के पास आपको डिफ्लेक्शन दिखा बाई 3, जी के पास आपका डिफ्लेक्शन दिखा बाई 4। क्या ए और बी के पास डिफ्लेक्शन है? क्या आप देखिए तो ए और बी का पोजीशन चेंज हुआ क्या? वर्टिकल डिस्टेंस चेंज हुआ क्या ए और बी का? नहीं। आप देखिएगा पहले भी आपका जो ए पॉइंट था यहीं पे था, बाद में भी डिफ्लेक्ट होने के बाद भी यहीं पर है। बी भी पहले यहीं पे था, बाद में भी डिफ्लेक्ट होने के बाद वहीं पर है। इसका मतलब क्या है कि सपोर्ट के पास हमेशा, सपोर्ट ही है ना, ए और बी के पास क्या है? सपोर्ट है। तो सपोर्ट के पास हमेशा डिफ्लेक्शन 0 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? अगला पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं। डिफ्लेक्शन एट द सपोर्ट, deflection at the support of the beam is always 0। क्या बोले प्यारे बच्चों? डिफ्लेक्शन जो होगा बीम के सपोर्ट के पास हमेशा 0 होगा। हम क्या बोले? बीम के सपोर्ट के पास हमेशा डिफ्लेक्शन 0 होता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी के पास कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी के पास आपका क्या है? एक वर्टिकल सपोर्ट है। तो हम वही पॉइंट लिखाए हैं कि डिफ्लेक्शन एट द सपोर्ट ऑफ द बीम इज ऑलवेज 0। बीम के सपोर्ट के पास हमेशा डिफ्लेक्शन 0 होता है। तो प्यारे बच्चों ये तो कहानी था डिफ्लेक्शन का। अब हम चर्चा करते हैं स्लोप के बारे में कि स्लोप क्या होता है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको डिफ्लेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम देखेंगे स्लोप के बारे में। जब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों, नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं टेंजेंट के बारे में, हम देखते हैं अब स्लोप के बारे में। हमने अभी तक पढ़ा डिफ्लेक्शन के बारे में कि डिफ्लेक्शन कहते किसको है ना। अब हम देखते हैं स्लोप के बारे में। तो देखिए प्यारे बच्चों स्लोप, तो हम देखते हैं स्लोप के बारे में। तो देखिए प्यारे बच्चों स्लोप होता क्या है? ये जो इलास्टिक कर्व आप जो देख रहे हैं, इस इलास्टिक कर्व पर एक आप टेंजेंट खींचिए। मान लीजिए आपका इलास्टिक कर्व है, इस इलास्टिक कर्व पर क्या खींचिए? एक टेंजेंट खींचिए। यह जो टेंजेंट है ओरिजिनल एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है, ओरिजिनल एक्सिस तो यही है प्यारे बच्चों, ये है आपका ओरिजिनल एक्सिस। ओरिजिनल एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है वही कहलाता है आपका स्लोप। मान लीजिए अगर आपको इधर खींचना है, इधर आप टेंजेंट खींच दीजिए, ये टेंजेंट हो गया। ये जो एंगल है, ये एंगल क्या कहलाएगा? आपका स्लोप कहलाएगा।
तो हम क्या बोले, स्लोप क्या बोलेंगे, इट इज द एंगल, इट इज द एंगल इन रेडियंस। याद रखिएगा क्या चीज में निकलेगा, तो रेडियंस में निकलेगा। इट इज द एंगल इन रेडियंस measured बिटवीन द टेंजेंट। किस पे टेंजेंट खींचना है पहले बच्चों, इलास्टिक कर्व पर, तो टेंजेंट टू द इलास्टिक कर्व, टेंजेंट टू द इलास्टिक कर्व फ्रॉम द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द बीम। हम क्या बोले प्यारे बच्चों, आपको अगर स्लोप निकालना है तो इलास्टिक कर्व पे क्या करना है, आपको इलास्टिक कर्व पे आपको खींचना है आपको टेंजेंट, और वो जो टेंजेंट है बीम के ओरिजिनल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा वही आपका स्लोप कहलाएगा। ये तो मान लीजिए प्यारे बच्चों पॉइंट ए और पॉइंट बी के पास हमने टेंजेंट खींचा। मान लीजिए आपको कोई बोलेगा पॉइंट ई का बताइए, पॉइंट ई का आपको स्लोप बताना है, तो पॉइंट ई पर खींचना है, जिस पॉइंट पे बोलेगा उस पॉइंट पे खींचना है। तो पॉइंट ई पर क्या खींचिए प्यारे बच्चों, स्लोप खींचिए। पॉइंट ई पर आपका स्लोप ये है, तो ओरिजिनल एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल है ना, तो ये कहलाएगा आपका स्लोप पॉइंट ई का। जिस पॉइंट का आपको स्लोप पूछेगा उस पॉइंट पे आपको क्या करना होगा, टेंजेंट खींचना होगा उसके इलास्टिक कर्व पर, और वही टेंजेंट जो ओरिजिनल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वही एंगल कहलाता है स्लोप। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, जो आपका ओरिजिनल एक्सिस होता है वो हॉरिजॉन्टल हमेशा होता है, इसलिए हम हमेशा एंगल हॉरिजॉन्टल से देख लेंगे। तो यहाँ पे ओरिजिनल एक्सिस के जगह पे कोई अगर ये हॉरिजॉन्टल भी लिखता है तो वो भी गलत नहीं है, बट वो एक्यूरेट डिफिनीशन नहीं होता है, क्योंकि अगर कभी कभी मान लीजिए आपका बीम अगर किसी एंगल पे होगा तो आपका हॉरिजॉन्टल लिखना गलत हो जाएगा। मैक्सिमम केस में आपका बीम हॉरिजॉन्टल ही होता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल लिख दिया जाता है। तो हम क्या बोले, जिस पॉइंट पर आपको स्लोप पूछेगा उस पॉइंट पे क्या खींचना है, आपको टेंजेंट खींचना है। टेंजेंट कहाँ पे खींचना है, तो उसके इलास्टिक कर्व पे टेंजेंट खींचना है, और वो जो टेंजेंट है ओरिजिनल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको कहेंगे हम लोग स्लोप कहेंगे, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, स्लोप को जो डिनोट करते हैं, स्लोप इज डिनोटेड बाई dy बाई dx से भी डिनोट करेंगे या थीटा से भी डिनोट करेंगे। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जो स्लोप निकालेंगे उसको dy बाई dx से ज़्यादातर डिनोट करेंगे, और इसको कोई कोई थीटा से भी डिनोट करता है, ठीक है ना सौम्य। तो हम देखते हैं प्यारे बच्चों, स्लोप के बाद इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ स्लोप। तो यूनिट ऑफ स्लोप क्या चीज में होगा प्यारे बच्चों, यूनिट ऑफ स्लोप इज रेडियंस, क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं डिफिनीशन में ही कि रेडियंस के टर्म में ही निकालना है। क्या बोले थे, रेडियंस। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियंस। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। तो ये था आपका स्लोप के बारे में। तो हमने क्या क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, डिफ्लेक्शन में क्या बोले कि इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द बीम मेजर्ड बिफोर एंड आफ्टर द लोडिंग, है ना। और स्लोप में क्या बोले, इट इज द एंगल इन रेडियंस measured between the tangent to the elastic curve from the original axis of the beam, ठीक है ना। it is denoted by dy by dx और थीटा, और यूनिट जो इसका होता है वो रेडियंस होता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में मतलब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको हमको बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व करना पड़ता है। तो ये बाउंड्री कंडीशन होता क्या है वो अब हम देखेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं बाउंड्री कंडीशन क्या होता है। ये बाउंड्री कंडीशन, तो बाउंड्री कंडीशन से ही हम आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका पहले हम कैंटिलीवर बीम का बाउंड्री कंडीशन को देखते हैं। तो ये आपका कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम ए बी है, जिसका की लेंथ है आपका L है, ठीक है ना। इसके फ्री एंड पर एक पॉइंट लोड लग रहा है, एक कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगर पॉइंट लोड लगने के कारण ये बीम क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, इलास्टिक कर्व कहलाएगा, इलास्टिक कर्व कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, इलास्टिक कर्व के बाद देखते हैं। देखिए
पॉइंट ए के पास बताइए कितना आपका डिफ्लेक्शन हुआ। तो पहले भी बता चुके हैं कि सपोर्ट के पास कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ए के पास कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, बोलते हैं प्यारे बच्चों, डिफ्लेक्शन एट द डिफ्लेक्शन एट द support that means fixed support at point A is 0। प्यारे बच्चों हम क्या बोले, सपोर्ट के पास आपका डिफ्लेक्शन 0 होता है, तो आपका जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए के पास क्या फिक्स सपोर्ट है कैंटिलीवर का, तो यहाँ ए के पास आपका क्या होगा, आपका डिफ्लेक्शन 0 होगा। चलिए ठीक है, पहला पॉइंट तो ये समझ में आया कि आपका फिक्स्ड इन के पास, कैंटिलीवर के फिक्स्ड इन के पास आपका डिफ्लेक्शन 0 होता है, ये बात समझ में आ गया। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों इसका स्लोप बताइए। तो स्लोप बताने के लिए क्या बताए थे, ये आपका डिफ्लेक्शन कर्व है, ये आपका इलास्टिक कर्व है, तो इलास्टिक कर्व के पास आप क्या खींचिए, आप खींचिए पॉइंट ए के पास आप खींचिए इलास्टिक कर्व का टेंजेंट। तो टेंजेंट जब खींचेंगे प्यारे बच्चों तो देखिए ये तो हॉरिजॉन्टल ही बन गया टेंजेंट, तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया, 0। हम क्या बोले, ये आपका इलास्टिक कर्व है ना, तो पॉइंट ए के पास हमको स्लोप निकाला, तो पॉइंट ए के पास क्या खींचेंगे, हम टेंजेंट खींचेंगे, तो टेंजेंट क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल ही बन गया, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0। दैट मीन्स स्लोप भी क्या होगा, 0 होगा। तो इन कैंटिलीवर बीम में स्लोप भी 0 होगा एट द फिक्स्ड एंड। हम क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम slope is 0 at the fixed end है ना, फिक्स्ड एंड के पास आपका स्लोप भी कैंटिलीवर के केस में 0 होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो प्यारे बच्चों आप ये बताइए सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, हमेशा कैंटिलीवर में तो डिफ्लेक्ट होगा, तो हमेशा क्या होगा, फ्री एंड पर, फ्री एंड पे सबसे ज्यादा आपका डिफ्लेक्शन होगा। तो इनके फ्री एंड पर क्या लिखे कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन both are maximum at the free end is maximum in case of cantilever beam। क्या बोले प्यारे बच्चों, कैंटिलीवर बीम में जो आपका जो फ्री एंड है वहीं पे आपका डिफ्लेक्शन भी 0 मैक्सिमम होगा, डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर अगर आप टेंजेंट खींचिएगा तो हॉरिजॉन्टल के साथ आपका एंगल भी ज़्यादा बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया, तो हम क्या बोले, स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों आपका फ्री एंड पर मैक्सिमम होगा। तो ये आपका है प्यारे बच्चों बाउंड्री कंडीशन किसका, कैंटिलीवर का। ये दोनों काम देगा आप न्यूमेरिकल बनाने में, ये दोनों तीनों काम देगा, तीनों पॉइंट काम देगा आपको न्यूमेरिकल बनाने में। तो पहला पॉइंट क्या बोले, पहला पॉइंट बताएं कि डिफ्लेक्शन जो होगा फिक्स्ड एंड पर 0 होने वाला है, स्लोप भी फिक्स्ड एंड पर 0 होने वाला है, और तीसरा पॉइंट बताएं कि फ्री एंड पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों क्या होने वाला है, मैक्सिमम आने वाला है। तो ये था प्यारे बच्चों फ्री बाउंड्री कंडीशन। इसी बाउंड्री कंडीशन के मदद से हम आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि तीनों बाउंड्री कंडीशन आपको इस फिगर के मदद से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे बाउंड्री कंडीशन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। प्यारे बच्चों अब हम बाउंड्री कंडीशन देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम का, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। पहले बच्चों सिंपली सपोर्टेड बीम में देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, एक बार लोड हम आपका सेंटर पे लगाए हैं और एक बार जो आपका लोड है आपके सेंटर से हटकर लगाए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों केस में, देखिएगा दोनों केस में
पॉइंट ए के पास, पॉइंट ए एंड बी के पास, ये आपका पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के पास मतलब सपोर्ट के पास अगर डिफ्लेक्शन देखते हैं तो डिफ्लेक्शन 0 है। तो सिंपली सपोर्टेड में भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन एट द सपोर्ट that means at point A and point B is 0। पहला आपका बाउंड्री कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, आपका पहला बाउंड्री कंडीशन है कि सिंपली सपोर्टेड के दोनों एंड पर आपका डिफ्लेक्शन 0 होगा। क्या होगा, डिफ्लेक्शन 0 होगा। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा बाउंड्री कंडीशन का। तो प्यारे बच्चों दूसरा बाउंड्री कंडीशन ये है कि अगर आपका लोड सिमेट्रिकल है सेंटर के अबाउट, या देखिए ये आपका बीम का सेंटर है, ये आपका बीम है, बीम का एकदम सेंटर है, L/2 इधर, L/2 इधर, तो बीम के सेंटर के अबाउट आपका लोड क्या है, लोड सिमेट्रिकल है। देखिए जितना लोड इधर दिख रहा है उतना ही लोड इधर दिख रहा है, तो इस सेंटर के अबाउट ना तो लोड इधर है ना तो लोड इधर है, मतलब सिमेट्रिकल बीम है। तो सिमेट्रिकल बीम होने के कारण आपका जो मैक्सिमम जो होगा, क्या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा वो सेंटर पर ही होगा। हम क्या बोले, अगर लोड सिमेट्रिक है अबाउट द सेंटर ऑफ द बीम देन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज ऑकर्स एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द बीम। मतलब हम क्या बोले कि अगर आपका लोड सिमेट्रिकल है सेंटर ऑफ द बीम के अबाउट, तो आपका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बनेगा वो सेंटर पर ही बनेगा। चलिए अब हम लिखते हैं, इफ द लोड is symmetrical about the center of the beam, then maximum deflection is occurs at the center of the beam, बात समझ में आया। मगर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए लोड सिमेट्रिकल नहीं है ना, देखिए ये आपका सेंटर है, सेंटर के बाद लोड सिमेट्रिकल है, इधर लोड है बट उधर लोड नहीं है, तो यहाँ पर आप सेंटर पे मैक्सिमम नहीं बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम सेंटर पे तभी होगा जब आपका लोड जो होगा सिमेट्रिकल होगा। बात समझ में आया, जब आपका लोड सेंटर के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ द बीम पर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात है प्यारे बच्चों कि अगर लोड सेंटर के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो आपका डिफ्लेक्शन कहाँ पर, स्लोप एट द सेंटर पर 0 होगा। क्यों, देखिए यही कर्व बनाना प्यारे बच्चों, तो सेंटर पे आप टेंजेंट खींचिए, तो टेंजेंट खींचेंगे तो ये बनेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन गया, तो टेंजेंट खुद हॉरिजॉन्टल बन गया, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल, 0। तो हम बोलेंगे कि अगर लोड सेंटर के अबाउट सिमेट्रिकल है तो स्लोप 0 होगा एट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ द बीम। हम क्या बोले, इफ द लोड इज symmetrical about center of the beam, then slope is 0 at the center of the beam, तो ये सब आपको बाउंड्री कंडीशन आप लोग को याद रखना होगा प्यारे बच्चों। एक और बाउंड्री कंडीशन देखते हैं। इस केस में अगर मैक्सिमम स्लोप का बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर मैक्सिमम स्लोप का बात करेंगे तो लिख लेते हैं ये भी, इफ द लोड इज symmetrical about center of the beam, then slope is maximum at the support। देखिए प्यारे बच्चों क्या बोले, अगर आपका बीम सिमेट्रिकल है, मतलब लोड अगर सिमेट्रिकल है सेंटर ऑफ द बीम के अबाउट, तो जो आपका मैक्सिमम स्लोप बनेगा वो सपोर्ट के पास बनेगा, मतलब ये थीटा मैक्स होगा और ये भी आपका थीटा
मार्क्स होगा, दोनों का वैल्यू बराबर होगा, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। बात समझ में आया? अगर आपका लोड सेंटर के अबाउट सिमेट्रिकल है तो मैक्सिमम स्लोप जो होगा सपोर्ट के पास बनेगा और दोनों का वैल्यू, दोनों सपोर्ट के पास स्लोप का वैल्यू सेम होगा। अगर हम बात करें लास्ट वन का, एक और बाउंड्री कंडीशन है, उसको हम देख लेते हैं। जब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए तो देख लेते हैं प्यारे बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए। तो एक और बाउंड्री कंडीशन हम देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक और बाउंड्री कंडीशन, इफ द लोड इज नॉट सिमेट्रिकल, इफ द लोड इज नॉट सिमेट्रिकल, नॉट सिमेट्रिकल अबाउट सेंटर ऑफ द बीम, सेंटर ऑफ द बीम, देन अगर आपका लोड सिमेट्रिकल नहीं है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, लोड सिमेट्रिकल नहीं है, तो आपका जो मैक्सिमम स्लोप बनेगा वो आपका सपोर्ट के पास ही बनेगा। बट किस सपोर्ट के पास बनेगा? इस सपोर्ट के पास कि इस सपोर्ट के पास? तो याद रखिएगा, जिस सपोर्ट के पास लोड आपका नज़दीक होगा, जिस सपोर्ट के पास लोड आपका नज़दीक होगा, उसी सपोर्ट पे मैक्सिमम क्या बनेगा? मैक्सिमम स्लोप बनेगा। तो बात क्या बोले? इफ द लोड इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द बीम, then maximum slope occurs at the support where at which support where load is near। क्या बोले प्यारे बच्चों? हम क्या बोले कि अगर आपका लोड सिमेट्रिकल नहीं है सेंटर के अबाउट, सेंटर ऑफ बीम के अबाउट, तो आपका जो स्लोप जो मैक्सिमम बनेगा वो सेंटर पर ही, सपोर्ट के पास ही बनेगा। बट किस सपोर्ट के पास बनेगा? जिस सपोर्ट के पास आपका लोड नज़दीक होगा। देखिए, इस सपोर्ट से आपका लोड नज़दीक नहीं है ना, ये जो लोड है इस सपोर्ट से नज़दीक है, तो आपका थीटा ए मैक्सिमम कहलाएगा। तो ये था हमारा, क्या था आपका? था बाउंड्री कंडीशन। ये क्या था? बाउंड्री कंडीशन। इसी बाउंड्री कंडीशन के मदद से हम क्या करेंगे? आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम अब क्या करें? अब हम मेथड की तरफ जाएंगे कि कैसे हम किसी बीम का डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालेंगे। तो जिसमें पहला मेथड हम जानेंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड से कैसे हम क्या निकालेंगे? आपका डिफ्लेक्शन हम स्लोप निकालेंगे, वो अभी देखते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, जो मेथड है वो अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को हम क्या करते हैं? मेजर करेंगे, कितना वैल्यू होगा डिफ्लेक्शन का। तो डिफ्लेक्शन प्यारे बच्चों ये बताइए पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि अगर हम डिफ्लेक्शन जान जाएंगे तो किस कंडीशन पे हमारा बीम फेल होगा वो पता चल जाएगा। क्योंकि हम किसी भी स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं चाहते हैं। अगर बीम ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गया तो टूटने का डर ज़्यादा होता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से बीम में कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होना चाहिए और कितना प्रेजेंट में है। इससे आपको फेल्योर क्राइटेरिया पता चलेगा बीम का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड टू कैलकुलेट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, जिसमें सबसे पहला पढ़ेंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। पिछला जो लेक्चर पढ़े हम लोग डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस एंड कॉलम, उसमें किसी भी तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो तो आप हमको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ऐसे इस सैटरडे को भी फिर हम लाइव आ रहे हैं। उस लाइव क्लास में आप जितना डाउट हो सके उस डाउट क्लास को आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।